डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 24 ऑफ गाइटन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी शॉक और उसका ट्रीटमेंट। ये SCQ के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल सिनेरियो के फॉर्म में आता है ये सर्कुलेटरी शॉक। अब सर्कुलेटरी शॉक होता क्या है? सर्कुलेटरी शॉक से मुराद ये है कि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसमें ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है उसमें अगर प्रॉपर नहीं जा पाती टिश्यूज तक, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन। आगे हम इसको देखेंगे एक सर्कुलेटरी शॉक जिसकी मतलब स्टेजेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ये हो गया सर्कुलेटरी शॉक क्या है, जिसमें इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होगी टुवर्ड्स द टिश्यू, जो फाइनल टिश्यू है उन तक जाने के लिए। सर्कुलेटरी शॉक जो है इसकी ये असल में आप पहले देख लेते हैं इसकी ये होता क्यों है, इसकी काजेज। सर्कुलेटरी शॉक दो तरह से होता है। एक ये होता है जिसमें कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कार्डिक आउटपुट एक है डिक्रीज हो जाए। दूसरा होता है जिसमें कार्डिक आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्डिक आउटपुट सेम रहती है लेकिन फिर भी जो है वो शॉक हो जाता है। अब होता है क्या है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज किस सूरत में होगी? अगर वीनस रिटर्न कम हो जाए, वीनस रिटर्न जब कम होगा ऑटोमेटिकली जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है अगर जो है वो कार्डियक से रिलेटेड यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन है, इस तरह मायोकार्डाइटिस है, इस तरह की अगर सिचुएशन है, वाल्वुलर डिजीज़ है, स्टेनोज्ड है, अगर रिगर्जिटेटेड वॉल्व्स है, इस तरह जो है वो वाल्वुलर डिजीज़ हैं, इनकी सूरत में क्या होता है, जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो कार्डिक आउटपुट जब डिक्रीज़ करेगी तो इसके नतीजे में प्रॉपर जो है वो ब्लड नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो जाएगा। दूसरा होता है कार्डिक आउटपुट सेम रहती है, जब कार्डिक आउटपुट सेम रहती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर सर्कुलेटरी शॉक क्यों हो रहा है? ये हो सकता है अगर मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल लिमिट है उसको क्रॉस कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस सूरत में भी जो है वो इनएडिक्वेट सप्लाई हो जाती है, उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पाती, तो इस वजह से शॉक हो जाता है। दूसरा होता है ये है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है किसी भी वेन के अंदर, किसी आर्टरी के अंदर मेजरली ये होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये होता है कि प्रॉपर उस तक सप्लाई नहीं जा पाती, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट सप्लाई हो जाती है, इसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक डिवेलप हो जाता है। अब हम देखते हैं जो सर्कुलेटरी शॉक है उसकी जो स्टेजेस हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेटरी शॉक। जो स्टेजेस हैं इसकी मेजर जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है इसमें नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, ठीक है। नॉन प्रोग्रेसिव को हम कहते हैं कंपेंसेटरी स्टेज, जिसमें ये कंपेंसेट कर जाती है, ठीक है, कंपेंसेटरी एक्सटेंट तक होती है। अगर इसको प्रॉपर हम ट्रीट कर लेते हैं तो ये जो है वो इसको ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल होता है। दूसरी होती है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज जो है वो विशियस साइकिल के थ्रू यानी कि पॉजिटिव फीडबैक वाला रूट अख्तियार करके ये जो है वो इस तरह की इरिवर्सिबल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये किस तरह स्टेजेस में कन्वर्ट होती है हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज और कंपेंसेटरी। जो कंपेंसेटरी स्टेज होता है इसमें ये होता है कि अगर आप रैपिड यानी कि बर वक्त आप इसका जो है वो ट्रीट कर लेते हैं एट टाइम, तो इस वजह से क्या होता है शॉक को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी जो इसको हम कैसे, ये जो होता है असल में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो होते हैं ये बॉडी खुद कर रही होती है, यानी कि सेल्फ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इसमें आते हैं बॉडी के अंदर, तो नॉन प्रोग्रेसिव शॉक को ट्रीट किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से मैकेनिज्म है वो हम देखते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है जो अपने रिफ्लेक्सेस पड़े हैं रैपिड कंट्रोल वाले। उस रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, बैरो रिसेप्टर होते हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस क्या करते हैं, जो ही अब कार्डियक आउटपुट कम हुआ जिसकी वजह से आर्टीरियल सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये एक सिग्नल देंगे जिसकी वजह से जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इस तरह हमारे पास सिंपैथेटिक सिग्नल आते हैं, तो इस वजह से आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह दूसरा होता है CNS इस्कीमिक रेस्पॉन्स, ये आ जाते हैं CNS इस्कीमिक रेस्पॉन्स आएगा। इसी तरह रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो जो है वो कंस्ट्रिक्शन करा के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा देगा ताकि उसकी सप्लाई जो है वो एक तरह की शॉक की सिचुएशन डेवलप ना हो। इसी तरह जो है वो ये रेनिन एंजियोटेंसिन आ गया, एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन आएंगे, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करा देते हैं, ये एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह जो है वो आगे वेजोप्रेसिन आएगा। वेजोप्रेसिन ने क्या करवाना है, वेजोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसने जो है वो मतलब जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देना है। कहाँ से, रीनल रीअब्जॉर्प्शन। वाटर जब बढ़ जाएगा ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जो ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो है ब्लड प्रेशर भी, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एज अ रिजल्ट जो है वो सप्लाई प्रॉपर जा पाती है। तो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होते हैं नॉन प्रोग्रेसिव स्टेट में। इसमें क्या होता है, बॉडी खुद ब खुद जो है वो कंपेंसेट कर लेती है। तो दूसरा होता है वो होता है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव में ये जो है वो प्रॉपरली आ नहीं पाता, तो ये जो है वो अगर ये
इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि ये जो है वो इरिवर्सिबल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोग्रेसिव स्टेज किस तरह विशियस साइकिल डेवलप करवाती है। विशियस साइकिल का मतलब होता है ये टाइम गुजरने के साथ साथ ज़्यादा वर्ष होती चली जाती है। अब वर्ष होने की वजह से क्या होता है, ये एंड स्टेज ऐसी आती है कि इसको ये ट्रीटमेंट के काबिल ही नहीं रहती, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज का इरिवर्सिबल स्टेज में कन्वर्ट हो जाना विशियस साइकिल के थ्रू। अब ये जो विशियस साइकिल आ रहा था, अब क्या होगा प्रोग्रेसिव स्टेज में कौन कौन से जो है वो मेन मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है कार्डियक डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, कार्डियक डिप्रेशन का सीन ये होता है कि इसमें कार्डियक, अब देखें कार्डियक आउटपुट कम हो गई है, कार्डियक आउटपुट जो ही कम होगी तो वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो आने वाले के लिए मजीद जो है साइकिल के लिए मजीद कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, कॉर्नरी सप्लाई कम हो जाएगी, तो जो ब्लड फ्लो है वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं कार्डियक डिप्रेशन। जो कार्डियक एफिशिएंसी है वो इसमें कम हो जाती है। जो दूसरा होता है वो होता है वेजोमोटर टोन का जो फेलियर होता है। वेजोमोटर टोन कैसे डेवलप होती है, असल में होता ये है कि जब ब्रेन को सप्लाई नहीं जा पाती, जब कार्डियक डिप्रेशन हो गया, ब्रेन को सप्लाई नहीं जा रही, तो ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा था एक पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन आर्टरीज के अंदर, उसको उसके ऊपर उसका कंट्रोल जो है वो लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वेजोमोटर टोन का फेलियर आ जाता है। वेजोमोटर टोन जब फेलियर होगी तो कार्डियक डिप्रेशन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब वेजोमोटर टोन जो है वो फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से वेस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, वेजो डायलेशन हद से ज़्यादा हो चुकी है। इसकी वजह से क्या होगा प्रॉपरली, अब देखें वेजो डायलेशन हो चुकी है तो ब्लड जो है वो उसमें से इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जो स्मॉल वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं स्लज्ड ब्लड। अब ये जो स्लज्ड ब्लड होता है ये एग्लूटिनेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कोआगुलेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो कोआगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से होता है ये इसकी जो है वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो आगे आता है वो होता है अब कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो परमिएबिलिटी इंक्रीज इस वजह से होती है, देखिए जब ब्लड जो है वो प्रॉपरली जा ही नहीं पा रहा, हार्ट की तरफ अकमुलेट होना शुरू हो रहा है, तो उसने जो है वहाँ से डिफ्यूज़ होना शुरू कर देना है। कैपिलरी की परमिएबिलिटी जो पोरस था वो उसको इंक्रीज करवा देगी, इस तरह का कोलाइडल ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। कोलाइडल नहीं सॉरी, इसमें जो होता है कैपिलरी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाता है, एडिमा की सिचुएशन हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो फिर जो आने वाला वीनस रिटर्न होता है वो मजीद कम हो जाता है, तो इस तरह ये मजीद वर्स होता चला जा रहा है। अब उस तरह होता है क्या है, जब प्रॉपर जो है वो इसके ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, उन्होंने क्या करवाना है एंडोटॉक्सिन रिलीज करवा देने हैं। ये एंडोटॉक्सिन जो है आगे जाके इन्होंने क्या कराना है, ये टॉक्सिक सिचुएशन है, इन्होंने मजीद जाके आगे जो है वो वेजो डायलेशन करवा देनी है। अब ये जो वेजो डायलेशन होती है ये बड़ी इसमें जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। क्यों, क्योंकि जब वेजो डायलेशन होगी तो वेस्कुलर कैपेसिटेंसी जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से प्रॉपर जो है वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। अब जब इसकी वजह से क्या होगा, अब उसके बाद आगे मजीद ये वर्ष होता चला जाएगा, उसमें ये होता है कि डिटीरियोरेशन ऑफ द टिश्यूज़ होना शुरू हो जाती है। ये बड़ी क्रिटिकल इसकी और बड़ी मतलब ताकि डिजास्टिंग स्टेज होती है, इसमें डिटीरियोरेशन होना शुरू हो जाती है। डिटीरियोरेट, अब स्पेलिंग थोड़ा सा हो गया, इसमें डिटीरियोरेशन में होता ये है कि सेल की निक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। क्यों, निक्रोसिस इसलिए होती है कि जब प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही और वेजोमोटर टोन भी लॉस्ट हो चुकी है। अब इसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिन रिलीज हो चुके हैं, उन्होंने जो है वो एक एंजाइमिक सिस्टम जो है एंजाइमेटिक सिस्टम उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर देना है। जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो जो है वो बाहर एक्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सेल की अपनी जो है वो निक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, तो एक तरह का सेल डाइजेशन होना शुरू हो जाती है, निक्रोसिस आपको पता है। तो ये जो है वो टिश्यू निक्रोसिस जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। अब एंड पे जो स्टेज होती है एक होती है एसिडोसिस। अब एसिडोसिस क्यों होती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास एसिड है लैक्टिक एसिड अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, वो एसिडोसिस करवा देगा। तो ये हमारे पास जब एक तरह की हमारे पास ये है प्रोग्रेसिव स्टेज। अब इसने आ जाना है इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ। अब जो इरिवर्सिबल स्टेज होती है ये फाइनल स्टेज है, इसके बाद इसका ना तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है और ना ही इसको हम कंपेंसेट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ही नहीं है, तो इसने आगे फाइनली जो है वो डेथ की तरफ ही लीड करना होता है। तो ये शॉक की एंड स्टेज होती है जहाँ पे आगे डेथ के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये थी स्टेजेस ऑफ शॉक। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शॉक। अब किस टाइप का शॉक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल सिनेरियो के फॉर्म में पूछता है। पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है ये क्यों होता है, असल में होता है इसलिए अगर कोई ट्रामा हो जाता है, यानी कि कोई ब्लड शदीद किस्म की इंजरी होती है, ट्रामा होता है, तो इसकी वजह से और इस तरह हमारे पास डिहाइड्रेशन टाइप हो जाती है, तो इससे क्या हो जाता है वाटर लॉस हो जाता है। जब वाटर लॉस होगा तो प्लाज्मा जो
कंटेंट है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम होने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगी। अब कार्डियक आउटपुट कम होगी, प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पाएगी, तो इस तरह का शॉक डिवेलप हो जाएगा, सर्कुलेटरी शॉक। आगे ये सारी सर्कुलेटरी शॉक की टाइप्स हैं, पहले टाइप्स हैं। उसके बाद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बाद है न्यूरोजेनिक शॉक। अब न्यूरोजेनिक शॉक नाम से ज़ाहिर है कि जीने का मतलब होता है जनरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, इसमें असल में ये होता है जो वेजोमोटर सेंटर होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये वेजोमोटर सेंटर जो है ये इसमें अपना वर्क करना शुरू कर देता है, यानी फेल हो जाता है। अब इसके फेलियर की क्या काजेज हैं, इसके फेलियर की जो मेन काज है वो है ब्रेन हेमरेज। अब जो ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनके अंदर अगर हेमरेज हो जाता है तो प्रॉपर सप्लाई नहीं जाती, उसी तरह हमारे पास जो है वो वेसल्स जब सप्लाई नहीं कर रही, उस तरह हमारे पास न्यूरल सप्लाई भी कट जाती है। ब्रेन हेमरेज की वजह से न्यूरल सप्लाई कट ऑफ हो गई, वेजोमोटर सेंटर के ऊपर जो कंट्रोल था, पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन जिसने मेंटेन करवाया था वो नहीं हो पाती। इसी तरह अगर एनेस्थीसिया को डॉक्टर देता है और बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया आ जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, और इस तरह होता है एक स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब ये स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया तो जो हमारे पास एक वेजोमोटर सेंटर के ऊपर वेजोमोटर सेंटर की तरफ से जो वेजोमोटर टोन आती थी वो ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह इसका जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो जाता है। ये होता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक के बाद एक होता है कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, कार्डियोजेनिक बिल्कुल इसी तरह का होता है जिसमें जो है वो कार्डियक आउटपुट यानी कि कार्डियक एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। कार्डियक आउटपुट यानी कार्डियक एफिशिएंसी कम होगी, क्यों, मायोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है, वाल्वुलर डिजीज की वजह से हो सकता है, इस तरह की जो है वो अक्यूट मतलब कोरोनरी एक्लूजन की वजह से हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद होता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक को दूसरा नाम देते हैं पॉइजनस शॉक। अब ये जो पॉइजनस शॉक होता है ये क्यों होता है, असल में जो इन्फेक्शंस है, अब ये सेप्टिक शॉक जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल को जांचने का इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो जाता है, बाकी किसी में इंक्रीज नहीं होता। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमने पहले पढ़ रखा है, इन्फेक्शन के नतीजे में पायरोजेंस रिलीज होते हैं, ये होते हैं वेरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इन पायरोजन ने जो टॉक्सिक होते हैं इन्होंने आगे जाके वेजो डायलेशन करा देनी है, वेस्कुलर कैपेसिटी को इंक्रीज करा देना है, तो वेजो डायलेशन की वजह से क्या होगा, एक तरह की पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो मतलब ये होता है कि वीनस रिटर्न को कम करवा देना है, मेजर चीज़ ये है। वीनस रिटर्न कम होगा तो ये असल में सेप्टिक है। अब इसमें एक तो ये है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो स्टार्ट में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आती तो एंड पे जो है वो सेप्टिक शॉक की वजह से ये इंतहाई लीथल साबित हो सकता है। उसके बाद होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक आपने एनाफाइलेक्सिस पढ़े हैं, ये असल में क्या होता है, हिस्टामिनिक शॉक इसे हम कहते हैं। जब भी ये होता है कि कोई एंटीजन आता है बाहर से, अब उस एंटीजन ने क्या करना है, मास सेल के ऊपर एक्टिवेट करना होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है उसने मास सेल के साथ एक्टिवेट हो जाना है, आईजीई ने। इसकी वजह से क्या होगा, हिस्टामिन और दूसरे जो है वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस एक्टिवेट हुए हैं इन्होंने क्या कराना है, वेजोडाइलेशन करा देनी है। शदीद किस्म की वेजोडाइलेशन की वजह से जो हमारे पास वीनस रिटर्न होता है वो कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाती है। तो ये था एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसके बाद एक शॉक होता है जो हम मतलब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये इसमें आपने ज़हन में रखना है कि सेप्टिक शॉक। अब जो सेप्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक में क्या होना है वो हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, हिपोवॉल्यूमिक शॉक होता है और एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। ये जो है वो शॉक्स की मेजर टाइप्स हैं। इसके उसके बाद है ट्रीटमेंट। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, देखिए ट्रीटमेंट का पहली पहचान ये है कि आप जो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ पड़ा है उसको ट्रांसफ्यूजन कर दो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा होता है ये है कि अगर आप हेड डाउन पोजीशन, इसमें ये होता है कि जो पेशेंट है उसको क्या करते हैं, हेड डाउन, ये हम हेड वाली साइड है अगर तो उसको डाउन कर देते हैं लेग्स से, ठीक है। अब इसे डाउन होगा तो ताकि ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई जाती रहे, तो ये उसके लिए ज़रूरी होता है हेड डाउन पोजीशन के थ्रू। और दूसरा होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरापी कराई जाती है, हाइपरबारिक थेरापी कहते हैं। हाइपरबारिक थेरापी में क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन दी जाती है। अब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है उसको मिनिमाइज कर देती है, तो ये थोड़े वक्त के लिए हाइपरबारिक थेरापी करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसका परमानेंट इलाज साबित हो सकता है। तो हेड डाउन पोजीशन क्यों करवाई जाती है, ताकि जो है ब्रेन को ब्लड प्रॉपर सप्लाई जाती रहे, जिसकी वजह